नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों पर। कर्नाटक की धरती इन दिनों देश की सभी पार्टियों के लिए चुनावी जंग का अखाड़ा बनी हुई है और हर पार्टी जीत की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी इन दिनों कर्नाटक में कांग्रेस की बढ़त की दावेदारी पेश कर रहे हैं। सीएम बघेल ने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा से ज्यादा लालची आदमी कोई है ही नहीं। उन्हें पहचान ही कांग्रेस पार्टी ने दी है। बिना रीढ़ का आदमी एक जांच क्या बैठी कि बीजेपी की गोद में जा बैठे, उनकी नैतिकता क्या है। कर रहे थे और ये समय आ चुका है। 10 तारीख ज्यादा दिन नहीं है। मैं समझता हूं कि कर्नाटक के मतदाता बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं 10 तारीख का। और ये भारतीय जनता पार्टी जो 40% कमीशन की सरकार है उसे जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि ये इन लोगों को ऑपरेशन लोटस करने का मौका जनता नहीं देगी और हंग असेंबली भी नहीं होगी और थिन मेजॉरिटी भी नहीं होगी, बल्कि इस समय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत और 2/3 से अधिक की बहुमत की सरकार मतलब आशीर्वाद जनता देगी और 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। कांग्रेस के भी मॉडल की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो कहते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जी, हो पाएगा सर? बिल्कुल हो पाएगा। हमने छत्तीसगढ़ में किया। कोई विश्वास ही नहीं करता था कि वहाँ किसानों की ऋण माफी होगा। 19 लाख किसानों के 9-9.5 हजार करोड़ रुपए माफ 2 घंटे के भीतर में हमने कर दिया। 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदने की बात राहुल जी ने कही थी, उसको हमने अभी पिछले 4 साल से हम खरीद रहे हैं। और जो बिजली बिल की बात है 200 यूनिट तक के हम दे रहे हैं। 3200 करोड़ के अभी तक के हम सब्सिडी आम उपभोक्ताओं को दे चुके हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा उससे बड़ा लालची आदमी दूसरा है ही नहीं। उस सत्ता के लालच में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। जिस कांग्रेस पार्टी ने उसको पहचान दी, क्या नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने उसको। और उसके बाद बिना रीढ़ का व्यक्ति जो एक जांच क्या बैठी, वो भारतीय जनता पार्टी गोद में जाकर बैठ गए और आज कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। अरे आपकी पहचान ही कांग्रेस पार्टी से रही है। आप दल बदलू सोनिया गांधी पे और राहुल जी पे आरोप लगाएंगे, उसकी नैतिकता है क्या? छत्तीसगढ़ के बेमित्रा के ग्राम पंचायत की सरपंच पुन्नीबाई वर्मा ने अपने पंचायत लेटर पैड में लिखित शिकायत करके उन्होंने कहा कि हमारे ग्राम में कोई भी ईसाई मिशनरी नहीं है, जिसके बाद भी ईसाई धर्म हेतु चर्च निर्माण की आधारशिला का कार्यक्रम रखा जा रहा है। धर्म परिवर्तन की भी कोशिश इसी के माध्यम से की जाती है, जिसका पूरा गांव और पंचायत विरोध कर रहे हैं। यदि ग्राम पंचायत गोरहा में चर्च निर्माण होता है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। एक चर्च भवन का लोकार्पण हो रहा है और उसमें 400-500 लोग इकट्ठा हुए हैं। तो हम लोग गांव वाले सहित और आसपास के लोग यहाँ थाने में आए हैं। आकर के यहाँ थाने में जानकारी लिए हैं। वो उनका आवेदन लगा है। आवेदन यह लगा है कि ये भवन में हर संडे को प्रार्थना सभा होगा। उसका पूरे गांव वाले लोग हम लोग विरोध कर रहे हैं। जब यहाँ एक घर के क्रिश्चियन नहीं है और ये जो है यहाँ जो चर्च का उद्घाटन करा रहा है, ये गलत है। यह मुद्दा लेकर के हम लोग थाना आए हैं और थाना में यहाँ सब के सब गांव वाले लोग और आसपास के लोग यहाँ बैठे हैं और हमारा मांग है कि भाई यहाँ एक घर के जब क्रिश्चियन ही नहीं है तो यहाँ फिर चर्च कैसे बना और इसमें प्रार्थना सभा संडे कैसे होगा। और हम लोग चाह रहे हैं कि ये हमेशा के लिए इसको समाप्त कर दो। भाई चर्च में जाए, वो बैठा है जो क्रिश्चियन हो गया है वो चर्च में जाके बैठे अपना। कर्नाटक में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने रामराज लाने के बयान पर बीजेपी नेता और छत्तीसगढ़ प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आप रामराज कैसे लाएंगे, आप वही होना जो राम के होने पर सवाल उठाते थे। नितिन नबीन ने आगे कहा कि रामराज का मतलब समझते हैं जब अंतिम व्यक्ति तक विकास और न्याय का प्रतीक हो। उन्होंने कहा कि रामराज को समझने के लिए 100 जन्म लेना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ या दूसरे भी प्रांतों में राम राज्य लाना चाह रहे हैं क्योंकि गांधी जी चाहते थे। राम राज्य आप कैसे ला रहे हो? तो जो आप तो वही है ना जिन्होंने राम के होने पर सवाल उठाया था सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डालकर।
तो आप तो राम के होने पर सवाल करने वाले लोग हैं। आप क्या राम राज्य की कल्पना कर पाएंगे? राम का अपमान कितना बार किया, ताला कौन लगाया था राम के मंदिर में, वो क्या सवाल करेंगे? राम राज्य का मतलब समझते हैं? जब अंतिम व्यक्ति तक विकास और न्याय का प्रतीक हो। कौन सा विकास पहुंच रहा है? केवल तथाकथित कुछ लोगों को भ्रष्टाचार के माध्यम से आप पैसा पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा आप क्या आम गरीब तक चिंता कर पा रहे हैं? राम राज्य समझने के लिए आपको 100 जन्म लेना होगा भूपेश जी, तब समझ में आएगा कि राम राज्य की कल्पना क्या होती है। राम राज्य विचार और सिद्धांत और भारतीय संस्कृति से आता है, भ्रष्ट संस्कृति से नहीं आता है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित पोषण तुहर द्वार कार्यक्रम के तहत पोषण तुहर द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अंतर्गत अति कुपोषित शिशु और माताओं को पौष्टिक आहार के रूप में पौष्टिक खिचड़ी व उबला हुआ अंडा नियमित दिया जा रहा है। वहीं मेंद्रकला सेक्टर 4 गंभीर कुपोषित बच्चे चिन्हित हुए थे, जिन्हें टिफिन में भरकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर पर उबला हुआ अंडा व पौष्टिक खिचड़ी खिलाई जा रही है। वहीं जिले में कई बहुत से हितग्राहियों को इस आहार से लाभ मिल रहा है और उनके स्वास्थ्य में भी सुधार देखा जा रहा है। देखिए, पोषण तुहर द्वार कार्यक्रम का आयोजन आज यहाँ किया गया था। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अंतर्गत जिला सरगुजा में एक नवाचार हुआ है, जिसे हमने पोषण तुहर द्वार का नाम दिया है। पोषण तुहर द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत ही एक सुपोषण गोट कार्यक्रम का आयोजन हमारे द्वारा किया जाता है। ये ग्राम पंचायत स्तर पे, सेक्टर स्तर पे, ग्राम स्तर पे, जिसमें हम लोग जो हमारे हितग्राही हैं उनके परिवार के सदस्यों को बुलाते हैं और उनको पोषण और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हैं। इसमें विशेषकर जो हितग्राही हैं उनके परिवार के सदस्यों को ही महत्व दिया जाता है, ताकि वो लोग भी हितग्राही के सेहत, उसके पोषण, उसके स्वास्थ्य के बारे में थोड़े जागरूक बने। देखिए, ये हमारा मेंद्रकला सेक्टर अंबिकापुर ग्रामीण परियोजना के अंतर्गत आता है और यहाँ इस सेक्टर अंतर्गत 4 गंभीर कुपोषित बच्चे हैं, जिनको पोषण तुहर द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत टिफ़िन में ही उसके घर पहुँचा करके टिफ़िन में खिचड़ी और अंडा दिया जा रहा है। और अभी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है। बहुत सारे बच्चे जो गंभीर कुपोषण में थे वो अब मध्यम में आ गए हैं। जैसे जैसे समय होगा उनको पोषण स्तर उनका ठीक होता जाएगा, वो सामान्य में भी आ जाएंगे। देखिए, नियमित पहुंचाना है सप्ताह में 6 दिन। और सबसे अच्छी बात ये हुई है इसमें पोषण तुहर द्वार कार्यक्रम में कि हमारे जो चिन्हित हितग्राही हैं, हमने उनके घर के सामने भी एक बोर्ड लगाया हुआ है, ताकि उनका चिन्हांकन आसान हो, मॉनिटरिंग, निरीक्षण आसान हो कि ये जो परिवार हैं, इन परिवार में कोई एक हितग्राही है जो हमारे पोषण तुहर द्वार कार्यक्रम से टिफ़िन, सुपोषित खिचड़ी और अंडे से लाभान्वित हो रहा है। देखिए, हम आंगनवाड़ी केंद्र में खिचड़ी बनता है, पौष्टिक खिचड़ी और एक उबला अंडा, और ये पौष्टिक खिचड़ी और उबला अंडा उनके परिवार के सदस्य आते हैं और आंगनवाड़ी केंद्र से लेकर के अपने हितग्राहियों के लिए, जैसे बच्चे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने भाजयुमो के द्वारा रोजगार कार्यालयों के घेराव को लेकर कहा कि सरकार ने अलग आंकड़े बताकर युवाओं को गुमराह किया है, लाखों लोगों को रोजगार नहीं देने और छलने का काम किया है। इसके विरोध में रोजगार कार्यालयों की तालाबंदी की जाएगी, जिसमें रायपुर के बड़े नेता शामिल होंगे। रोजगार कार्यालय का कल रायपुर में घेराव होना है। अभी तक लगातार अलग अलग जिलों में हुआ है घेराव। कल का घेराव कितना बड़ा रहेगा और क्या कुछ कौन शामिल होने वाले? देखिए, पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय में जहां पर रोजगार कार्यालय का घेराव होगा, रोजगार कार्यालय की तालाबंदी होगी, ऐसा सुनिश्चित हुआ है। युवा मोर्चा के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है और जिस तरीके से बेरोजगारों को हमारे यहाँ पर छला गया है और सरकार ने अलग अलग आंकड़े बता करके लोगों को गुमराह करने का काम किया है। जब पेपरबाजी करना होता है तो अलग आंकड़े दिए जाते हैं, जब क्या बोलते हैं होर्डिंग बैनर टांगे जाते हैं तो अलग आंकड़े दिए जाते हैं, और जब सदन में उत्तर दिया जाता है तो मात्र
500,000 में सीमित हो जाता है। तो जब लाखों की बात करते हैं तो वो लाखों लोगों को रोजगार देने का काम, उनको जिस तरीके से छलने का काम इस सरकार ने किया है, और ये हमारे जो लोग हैं उनको अब जो बेरोजगारी भत्ता भी दिया जा रहा है तो वो भी अंधा बाटे रेवड़ी अपनों ही अपनों को देत, इस तरीके से कहावत को चरितार्थ कर रहा है। उस बात को लेकर के हमारे पूरे प्रदेश के युवा तरुणाई उसके विरोध में है और उसको लेकर के सभी स्थानों पर इस कार्यक्रम को करना सुनिश्चित हुआ है। रायपुर में भी कार्यक्रम होगा, हमारे बड़े नेता भाग लेंगे और अच्छे तरीके से ये कार्यक्रम सुनिश्चित होगा। और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में सुबह तेज गर्मी, दोपहर को बदला मौसम। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, रायपुर समेत कई जिलों में छाए बादल। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, तेज हवाओं के साथ हो रही हल्की बारिश, तापमान में और गिरावट आई है। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ में सुबह तेज गर्मी, जिसके बाद दोपहर में मौसम बदल गया। रायपुर समेत कई जिलों में बादल छाए हुए हैं, साथ ही तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश भी हो रही है। जगह जगह तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो रही है, साथ ही तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी छत्तीसगढ़ से, सुबह तेज गर्मी और दोपहर बाद मौसम बदल गया। रायपुर समेत कई जिलों में बादल छाए रहे, साथ ही तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश भी हो रही है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मेड़ा में स्थित विद्युत सब स्टेशन के पास झाड़ियों में पिछले दिनों एक युवक का शव मिला था। वहीं इस मामले में डोंगरगढ़ पुलिस को हत्या के आरोपी तक पहुंचने में कामयाबी हासिल हुई है। जी हां, पूरे मामले का खुलासा करते हुए एएसपी लखन पटले ने बताया कि पूरा मामला सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी तरीके से लड़की बनकर प्यार में फंसाने से जुड़ा हुआ है। मामले की जांच के दौरान आरोपी का पता घटनास्थल के आसपास गांव में लगे सीसीटीवी फुटेज के तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण और मृतक के बैंक खातों को खंगाला गया। इस दौरान पुलिस को मुखबिर से जानकारी के आधार पर संदेहियों को पूछताछ के दौरान आरोपी देवेंद्र सिन्हा उर्फ सोनू ने जुर्म कबूल किया। पुलिस ने आरोपी के पास से लगभग नकद, घटना में उपयोग चाकू और मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना डोंगरगढ़ अंतर्गत मेड़ा गांव है, उसमें 5 तारीख की सुबह सूचना मिली कि वहां पर एक 26 से 30 साल के युवक की लाश पड़ी हुई है। इस सूचना पर थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ पहुंचे। घटनास्थल के निरीक्षण में संघर्ष के निशान थे, चाकू धारदार हथियार से वार के निशान थे। इससे स्पष्ट था कि ये मर्डर है। इसके आधार पर उसकी पतासाजी की गई कि कौन व्यक्ति है जिसकी लाश है ये। तो सूचना मिला कि एलबी नगर का रहने वाला उमेश साहू है ये, और ये 3 तारीख को अपने घर से निकला था लगभग 10 बजे। अपने दोस्त के साथ किसी शादी में जाने के लिए कवर्धा निकला था, किंतु वापस नहीं आया था। तो 4 तारीख को गुम इंसान चिचोला में इनके परिजनों ने दर्ज किया था। लगातार इसमें साइबर की टीम लगाई गई और टेक्निकल आधार पर पतासाजी किया गया कि किसी व्यक्ति, लड़के जो कि मेढ़ा का रहने वाला है, उसके साथ बात हो रही है, किसी लड़की के साथ बात हो रही है। इस आधार पर उस नंबर को ट्रेस किया गया और उसके आधार पर एक देवेंद्र सिन्हा करके लड़के जो कि मेढ़ा का रहने वाला है, उसको उठाया गया। उससे कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने गुनाह स्वीकार किया कि वो मानसी नाम की लड़की बनकर उससे चैटिंग किया करता था और अपने प्यार के जाल में उस लड़के को फंसा रखा था, उमेश साहू को। और इससे पूर्व अपने प्यार के जाल में उसने लगभग 1.5 लाख के रुपए के आसपास की रकम ले ली थी कि तेरे साथ मैं शादी करूंगा करके। मतलब लड़का लड़की बन के बात कर रहा था कि देवेंद्र जो सिन्हा है वो मानसी साहू बन के उससे बात कर रहा था। और उस दिन भी 1 लाख रुपए लेके बुलाया था और ये 1 लाख रुपए लेके वहाँ पहुँचा था। और जैसे ही उसको पता चला कि ये लड़की मानसी नहीं है, लड़का है, उसके साथ विवाद हुआ और इसी विवाद के आधार पर धारदार हथियार लेके पूर्व में जो आरोपी है आया था और उससे ताबड़तोड़ उस पर वार किया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। इसमें जो देवेंद्र सिन्हा है उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से 75,000 रुपये बरामद किया गया है, जो कि उसी दिन दिया गया था, जो 1 लाख रुपए उसने उससे लिया था। 25,000 को उसने अन्य जगह पे खर्च कर दिया है, जिसमें धारदार हथियार और उसका मोबाइल इसको जब्त किया गया है और उसके खिलाफ 302 के तहत कार्रवाई की गई। उसको न्यायिक
फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर नजर डालेंगे खबरों पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। नजर डालेंगे खबरों पर। छत्तीसगढ़ में पिछले साल से चल रही ईडी की कार्रवाई में एक बार फिर कड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के नेता और रायपुर मेयर एजाज डेवर की ईडी ने 11 घंटे पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन इस पर रायपुर मेयर ने कड़ी आपत्ति जताई है। मेयर ने मीडिया से कहा कि 11 घंटे बैठा देते हैं और पूछते हैं पिताजी का नाम बताओ, मैं अति आवश्यक सेवा में आता हूं, इस तरह बैठा रहूंगा तो रायपुर का काम प्रभावित होगा। दरअसल शनिवार की सुबह ईडी का एक्शन देखने को मिला। सुबह सुबह रायपुर मेयर को सप्ताह में दूसरी बार ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। इसके साथ ईडी ने रायपुर मेयर के भाई अनवर डेवर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। इस बीच रायपुर के ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेसी ने जमकर हंगामा किया। केंद्र सरकार पर सेंट्रल एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। वहीं एजेंसियों ने ईडी अफसरों की गाड़ी गेट के सामने ही रोक दी। जमकर हंगामा हुआ, फिर पुलिस की मदद से ईडी के अधिकारी दफ्तर पहुंच पाए। देखिए, लगातार ईडी के दफ्तरों में बुलाया जा रहा है। जो भी उनके जांच के बिंदु हैं, हम उसको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरीके की जांच बोल रहे हैं, हम उनको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने ईडी के जो निर्देशक हैं गोयल साहब, उनको मैंने एक चिट्ठी लिखी है कि रायपुर के महापौर होने के नाते मेरे पास बहुत पर जवाबदारी है। हम लोग अति आवश्यक काम के श्रेणी में हम लोग आते हैं। जन्म से लेकर मरण तक के काम नगर निगम करता है। आप सबको पता है कि अगर 7-7, 8-8 घंटा, 9-9 घंटा अगर मैं एक जगह बैठूंगा तो रायपुर शहर का काम प्रभावित होगा। आप सबको पता है कि शहर में अभी अमृत मिशन का काम चल रहा है, जिसमें सड़कें अभी पूरी उबड़ खाबड़ हैं। लगातार हम लोग घूम घूम के उसको ठीक करा रहे हैं। मगर इस समय में कल भी बुलाया गया, सुबह से शाम बैठा। 2 तारीख को बुलाया गया, सुबह से रात तक के बैठा। अभी भी मुझे बुलाया गया है 2 बजे, मैं लेट हुआ। मगर हम इनकी जांच पे कोई वो नहीं कर रहे हैं। इनको जो जांच करना है, जो पूछताछ करना है, मैं बोलता हूँ वो हमसे पूछताछ करें। आप पूछताछ करके जान लें। मगर ऐसा नहीं है कि आप मुझे बैठा के 10-10 घंटा, 12-12 घंटा, 14-14 घंटा मेरे से पूछताछ करेंगे। मैं आपकी जांच में पूरी मदद करूँगा। आप जो बोलेंगे, जो आप चाहते हैं, उसको हम पूरा आपकी वो करेंगे। मगर मैं ये बात आप लोग को बोलना चाहूँगा कि इसके पहले 15 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में रही। क्या वो सरकार पूरे तरीके से आदर्शवादी सरकार थी? क्या वो सरकार पूरी तरीके से क्या उस सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ? क्यों नान घोटाले की जांच नहीं करते हैं? कौन है जिसमें डायरी में सीएम मैडम लिखा हुआ है? कौन है जिसमें सीएम सर लिखा हुआ है? क्यों 2020 में ईडी की जांच चालू हुई रमन सिंह जी के खिलाफ, आज तक एक पन्ना भी उसमें नहीं